साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपूर्ति संबंधी आशंका से तेल की कीमत या जो तेल की कीमतें हैं वो 7 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। तो इसके बारे में बात करें तो तेल की कीमतें $1 से अधिक हो गई हैं। यह कीमत 7 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके लिए उत्तरदायी कारण आपूर्ति बाधाओं से संबंधित आशंका है। यह आशंका ईरान गठबंधन समूह जो कि यमन में हूती के रूप में है, यमन में हूती और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के मध्य बढ़ती शत्रुता के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। अधिकतर वस्तुओं के समान तेल की कीमत का प्रमुख चालक जो है बाजार में उसकी आपूर्ति और मांग होती है। अब यहां पर हम लोग तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए जो अन्य आपूर्ति पक्ष कारक हैं और जो मांग पक्ष के कारक हैं, उन दोनों को यहां पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपूर्ति पक्ष के कारकों की बात करें तो इसमें पहला है अमेरिका में सेल गैस उत्पादकों द्वारा कम ड्रिलिंग और मैक्सिको की खाड़ी में तूफान के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। दूसरा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, इसके द्वारा उसके सदस्य देशों के अनुकूल कीमतें तय करने के लिए तेल की आपूर्ति को कठोरता से विनियमित करना। तीसरा, ओपेक द्वारा वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को तय करने के लिए ओपेक प्लस के रूप में रूस के साथ कार्य करने के बाद रूस से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अपेक्षा से कम है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ओपेक में रूस शामिल नहीं था, ओपेक प्लस में रूस शामिल है। मध्य पूर्व में विद्यमान भू राजनीतिक तनाव, इसमें अधिकांश तेल उत्पादक देश शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए जो मांग पक्ष के कारक हैं, उसमें पहला है चीन में कोयले को लेकर के आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों ने तेल की मांग को बढ़ा दिया है, इससे स्थिति और गंभीर हो गई। दूसरा, शीत ऋतु के कारण सामान्य समय में भी कीमतों पर दबाव पड़ रहा है। तीसरा, विनाशकारी कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने के कारण ईंधन की मांग में तीव्र वृद्धि हुई है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का जो प्रभाव है, पहला है देश के आयात बिल। यदि भारत की बात करें तो भारत के आयात का लगभग 20% जो है वो हमारा तेल के आयात बिल के रूप में होता है, तो इसमें वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप चालू खाता घाटे पर नकारात्मक प्रभाव होगा। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति जनित दबाव में वृद्धि होगी। तीसरा, सरकार को पेट्रोलियम और डीजल पर करों में कटौती करने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे राजस्व की हानि हो सकती है और राजकोषीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। चौथा पॉइंट, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से रिफाइनिंग, स्नेहक, विमानन और टायर इत्यादि के लिए कच्चे माल की लागत प्रभावित होती है। इस प्रकार उनकी लाभप्रदता भी दबाव में आ जाती है। आगे बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रथम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार जारी किया जा रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज आउटलुक 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। तो यह रिपोर्ट बायोडायवर्सिटीज बाय 2030 पहल का एक प्रमुख दस्तावेज है। इस पहल का नेतृत्व विश्व आर्थिक मंच और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इंस्टीट्यूट कोलंबिया ने संयुक्त रूप से किया है। यह संगठनों और व्यापक तंत्र के भीतर साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों को रेखांकित करती है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो पहला है कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटलीकरण ने तेजी से विस्तार किया है। इससे निम्नलिखित समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं इन डिजिटलीकरण की वजह से। पहला, वर्ष 2021 में वैश्विक रैंसमवेयर हमलों में 151% की वृद्धि हुई है जो साइबर अटैक होते हैं। दूसरा, प्रति संगठन औसतन 270 साइबर हमले दर्ज किए गए हैं। साइबर घटनाएं अधिक आर्थिक लागत वाली और हानिकारक होती जा रही हैं। ये कभी कभी महत्वपूर्ण सेवाओं और अवसंरचनाओं को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। साइबर हमलों के लिए परिष्कृत उपकरणों और तरीकों की व्यापक उपलब्धता है। इनसे अपेक्षाकृत कम या बिना किसी खर्च पर पीड़ित को डराया जाना संभव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सुझाए गए साइबर सुरक्षा से जुड़े समाधान की बात करें तो इसमें पहला बताया गया कि साइबर और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करना। दूसरा, साइबर घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना, रिकवरी करना और शीघ्रता से अनुकूलन करना। तीसरा, साइबर रक्षात्मक अवस्था से एक मजबूत साइबर प्रतिरोध की स्थिति प्राप्त करना, हमलों की आशंका और संभावित डिजिटल आघात के लिए पहले से ही तैयार रहना।
और पांचवा है प्रगतिशील साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया जुटाना। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण व्यावसायिक कंपनियों के मध्य कोई संचार या समन्वय की कमी ना हो। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं 5G तकनीक एयरलाइन जो है ये सुरक्षा के लिए, एयरलाइन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5G सेवाओं को लागू करने के कारण विमानन संकट पैदा हो गया है। इसके फलस्वरूप एयर इंडिया और अन्य कंपनियों ने अमेरिका के लिए उड़ानें कम कर दी हैं। संकट का कारण क्या है? तो अमेरिका ने मोबाइल फोन कंपनियों को मिड रेंज 5G बैंडविड्थ की नीलामी की थी। यह बैंडविड्थ 3.7 से लेकर 3.98 गीगाहर्ट्ज रेंज स्पेक्ट्रम पर आधारित है। यह बैंडविड्थ जो है ये अल्टीमीटर द्वारा उपयोग की जाने वाली वायु तरंगों के निकट है। इससे यह चिंता प्रकट हो गई है कि 5G रेडियो अल्टीमीटर जैसे संवेदनशील एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिकूल हस्तक्षेप कर सकता है। अब अल्टीमीटर क्या होता है ये देखें, तो अल्टीमीटर वह उपकरण है जो विमान की भूमि से ऊंचाई को मापता है, तो इससे लैंडिंग वगैरह में दिक्कत हो सकती है। यह हस्तक्षेप इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में जाने से रोक सकता है। यह खराब मौसम, बदलाव की अधिकता या बहुत ज्यादा धूम कोहरे की स्थिति में पायलटों को केवल उनके स्वयं के अवलोकन पर निर्भर छोड़ देता है। इस तकनीकी चिंता के संभावित समाधान क्या है? तो पहला, 5G सेवाओं के लिए निम्न आवृत्ति मानक निर्धारित करना। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ में 5G रेंज 3.4 से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज निर्धारित है। वहीं इसके अतिरिक्त रडार अल्टीमीटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतकों से नए 5G संकेतकों को अलग करने के लिए बफर बैंड को शामिल करना। ठीक है, यदि हम कुछ अन्य चीजों की बात करें तो 5G तकनीक एक नए प्रकार का नेटवर्क को प्रस्तुत करती है। यह तकनीक उच्चतर आवृत्तियों पर कार्य करने वाले सेलुलर नेटवर्क की नवीनतम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। इसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों तथा लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उच्च गति, कम देरी, हाइपर कनेक्टिविटी इत्यादि से लाभ प्रदान करता है। यदि आगे बात करें, वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल अर्थात पीएम मित्र पार्क योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दिशा निर्देशों के अनुसार पार्कों के लिए स्थलों का चयन 5 मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। पहला, स्थल से कनेक्टिविटी, इसके लिए 25% भारांश निर्धारित किया गया है। टेक्सटाइल के लिए वर्तमान इकोसिस्टम, इसके लिए 25% भारांश है। स्थल पर उपयोगिता सेवाओं की उपलब्धता 20% भारांश। इसके अतिरिक्त राज्य की औद्योगिक वस्त्र नीति तथा पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव, इन 5 जो मैट्रिक्स है इनके आधार पर ही पार्कों के लिए स्थलों का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार विशेष प्रयोजन वाहन, राज्य की 51% और केंद्र की 49% हिस्सेदारी को भूमि हस्तांतरित करेगी। मतलब राज्य सरकार विशेष प्रयोजन वाहन को भूमि हस्तांतरित करेगी। विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए का प्रतिस्पर्धात्मकता या प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन समर्थन CIS का प्रावधान किया गया है। पीएम मित्र का उद्देश्य जो है वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए व्यापक पैमाने पर एवं आधुनिक औद्योगिक एकीकृत बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास करना है। इसकी परिकल्पना सतत विकास लक्ष्य गोल नंबर या जो गोल 9 है या सतत विकास लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में भारत की सहायता करने के लिए की गई है। सतत विकास लक्ष्य 9 की यदि बात करें तो यह लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना इसमें लक्षित है। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक लागत को कम करता है, जो आपका ये नई योजना पीएम मित्र लाई गई है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई जो अन्य पहले हैं, इनिशिएटिव है, उनकी बात करें तो इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ATUPS, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन या PLI योजना, ये जो है कुछ अन्य पहले हैं। आगे चलते हैं। हाइब्रिड या पार्ट टाइम आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में उभरे हैं। इससे पहले यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख तथ्य हैं उनकी। देखिए, यह 35.22 लाख हथकरघा कामगारों सहित 4.5 करोड़ कामगारों को रोजगार प्रदान करता है भारतीय वस्त्र उद्योग। इस उद्योग ने वर्ष 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन मूल्य के अनुसार यह देखें तो 7% का योगदान किया था। वहीं भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद में 2% तथा निर्यात आय में 12% का योगदान दिया था। GDP में 2% का तथा निर्यात आय में
12% का योगदान दिया था। साथ ही वर्ष 2018-19 में भारत का वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में 5% की हिस्सेदारी रही है। अब आगे चलते हैं हाइब्रिड या पार्ट टाइम आतंकवादी के बारे में। तो कश्मीर घाटी में आतंकवादी हमलों में वृद्धि दर्ज की गई है। ये हमले पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों द्वारा किए जा रहे हैं। हाइब्रिड आतंकवादियों के बारे में बात करें तो वे सुरक्षा बलों की आतंकी सूची में शामिल नहीं है, लेकिन वे आतंकवादियों के संपर्क में हैं। हाइब्रिड आतंकवादी आसपास का कोई ऐसा लड़का हो सकता है जिससे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कट्टरपंथियों ने तैयार किया है और उसे स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। वह उसे सौंपे गए कार्य को संपन्न करता है और फिर अपने सरदार से अगले कार्य के मिलने की प्रतीक्षा करता है। इस बीच वह सामान्य कामकाज करते हुए आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करता है। ऐसे आतंकी आतंक और डर का माहौल बनाने के लिए पिस्तौल व ग्रेनेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों की बात करें तो सुरक्षा बल पूर्ण आतंकवादियों या ओवरग्राउंड वर्कर्स को ट्रैक करते हैं। पार्ट टाइम में हाइब्रिड आतंकवादियों को पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में कठिनाई आती है या होती है। इसका कारण यह है कि वे सामान्य लोगों की बात कामकाजी व्यक्ति होते हैं। उग्रवादियों या आतंकवादियों को रसद सहायता, नकदी, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को OGW अर्थात ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो आपके पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकवादी हैं, उन्हें गिरफ्तार करना, रोकना या मुठभेड़ों में उन्हें मारना कठिन होता है। सुरक्षा बल ऐसे लोगों की पहचान के लिए तकनीकी उपकरणों और साइबर निगरानी का सहारा ले रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत विदेश में देवास से संबंधित मध्यस्थता मामलों का सामना करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का उपयोग करेगा। तो देखिए, कुछ समय पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण NCLAT ने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को समाप्त करने के आदेश दिए थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में इस आदेश को बरकरार रखा है। इससे पहले वर्ष 2005 के देवास के साथ एक समझौते के तहत इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने 2 उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही उपग्रह की ट्रांसपोंडर क्षमता का 90% देवास को लीज पर दिया था। हालांकि सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण वर्ष 2011 में इस सौदे को रद्द कर दिया था। देवास ने इंटरनेशनल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, भारत जर्मनी द्विपक्षीय निवेश संधि और भारत मॉरिशस BIT सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मंचों पर इस निर्णय को चुनौती दी थी। भारत को इन तीनों विवादों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत को कुल 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हर्जाने का भुगतान करना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बारे में बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों से निपटान का एक साधन है। इसका उद्देश्य मध्यस्थों के माध्यम से व्यापार और निवेश का समर्थन प्रदान करना है। मध्यस्थता में विवाद में शामिल पक्ष अदालत जाने की बजाय एक निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? मध्यस्थता जो है आपसी सहमति है। मध्यस्थों का चयन पक्षकारों द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता तटस्थ होती है। मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और लागू करने में आसान होता है। इसके अतिरिक्त विदेशी मध्यस्थता निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन 1958, इसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन कहते हैं, और BIT के माध्यम से मध्यस्थता निर्णय अधिक व्यापक एवं आसानी से लागू करने योग्य होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं भारत में मध्यस्थता के बारे में। तो यह मध्यस्थम और सुलह अधिनियम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 द्वारा ये विनियमित है, 1996 के द्वारा विनियमित है। यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर वर्ष 1985 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के मॉडल कानून पर आधारित है। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित की गई है। यह मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। आगे चलते हैं जो सुर्खियों में चीजें रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूडान संकट पर भारत के पक्ष के बारे में। तो देखिए, भारत ने हाल ही में सूडान संकट पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर सूडानी राजनीतिक प्रक्रिया को सूडान के नेतृत्व में और रचनात्मक दृष्टिकोण से निर्देशित करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित अंतर सूडानी राजनीतिक प्रक्रिया का उद्देश्य सूडान में नरसंहार, युद्ध अपराध या आदि वर्तमान अराजकता को समाप्त करना तथा शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना है। अप्रैल 2019 में लंबे समय तक शासन करने वाले सूडान के शासक उमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के बाद से सूडान एक राजनीतिक संकट से ग्रस्त है। सेना और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन सत्ता के लिए संघर्ष में फंस गए हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हत्याएं हुई हैं सूडान में।
आगे चलते हैं, अगला है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन के बारे में। तो इस मिशन के तहत सरकार ने एक नई परियोजना पर कार्य शुरू किया है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से असंख्य नागरिक सेवाओं के वितरण में तेजी लाने की उम्मीद है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि नागरिकों द्वारा सरकारी सेवाओं की प्राप्ति के प्रयास करने की बजाय उन सेवाओं को सक्रिय रूप से नागरिकों तक ले जाया जाए। यह निष्क्रियता को समाप्त करेगा और सरकारी प्रणाली को और अधिक बुद्धिमान बनाएगा, सक्षम और बुद्धिमान बनाएगा। उदाहरण के लिए, जो छात्र सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता रखता है, उसे एक स्वचालित अलर्ट प्राप्त होगा। छात्र को योजना के बारे में जानकारी लेने तथा इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग नीति की बात करें तो भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल महासंघ फिक्की ने सरकार से एक सक्षम गेमिंग नीति अपनाने का अनुरोध किया है। ऑनलाइन गेमिंग एक विनियामक गृह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसकी वैधता या जुआ और सट्टेबाजी की इसकी सीमाओं को लेकर कोई व्यापक कानून नहीं है। चूंकि सट्टेबाजी, दांव और जुआ राज्य सूची के विषय, इसलिए विभिन्न राज्यों के अपने कानून हैं। गोवा, सिक्किम और दमन को छोड़कर भारत का प्रत्येक राज्य स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के जुआ, सट्टेबाजी या बाजी लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। गोवा, सिक्किम और दमन को छोड़कर असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना ने कौशल के खेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बात करते हैं तटीय मात्स्यिकी पहल चैलेंज फंड CFICF वैश्विक ज्ञान स्पर्धा के बारे में। तो इसे विश्व बैंक ने लॉन्च किया है। यह 4 देशों काबो वर्डे, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और पेरू में तटीय मात्स्यिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अति मत्स्यन की समस्या के लिए नवीन समाधान प्रदान करना चाहता है। इसका उद्देश्य तटीय मात्स्यिकी में अति मत्स्यन की समस्या के समाधान को लागू करने के लिए मत्स्यिकी और समुद्री खाद्य हितधारकों को एकजुट करना है। CFI वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक पहल है। ठीक है, CFI जो है तटीय मात्स्यिकी पहल, यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक पहल है। यह तटीय मत्स्यन के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से संधारणीय उपयोग एवं प्रबंधन का समर्थन करती है। आगे बात करते हैं बी कार्बनीकरण को गति देने के लिए भारत और इरना मतलब अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का समझौता हुआ। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरना के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना है। समझौते के तहत इरना अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए भारत से ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाएगा। दूसरा, इरना घरेलू ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के माध्यम से किफायती विकार्बनीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो यह एक प्रकार का हाइड्रोजन है। इसे अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादन में जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया जाता है। इरेना के बारे में बात करें तो इरेना जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। यह भविष्य हेतु संधारणीय ऊर्जा विकल्प को अपनाने में देशों की मदद करता है और भारत भी इसका सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का। आगे चलते हैं, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसे 97 कानूनों की पहचान की है जो कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभावपूर्ण है। आयोग ने केंद्र व राज्यों से उनमें संशोधन करने को भी कहा है। कुष्ठ रोग या हैंसन रोग एक पुरानी संक्रामक बीमारी है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन नली और आंखों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण प्रकट होने में 1 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। यह नाक और मुंह से निकली बूंदों के माध्यम से फैलता है। भारत में इसकी व्यापकता दर 10 लाख की जनसंख्या पर 0.57 है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं ग्रेट रेजिग्नेशन के बारे में। तो देखिए, ग्रेट रेजिग्नेशन एक ऐसा विचार है जो यह भविष्यवाणी करता है कि बड़ी संख्या में लोग कोविड महामारी के समाप्त होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देंगे और अपना जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में अमेरिका में 75.5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद कुछ विश्लेषकों ने इस घटना का वर्णन किया है। कारण क्या है? कम वेतन, असंतुष्टि, सीमित अवसर, अस्थिरता आदि। समाधान क्या है? स्वस्थ कार्य संस्कृति, अधिक सहकारी सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करके एक बेहतर कार्यस्थल बनाना, कर्मचारियों को हैप्पी आवर्स जैसे लाभ प्रदान करना और कार्यालय के बाहर यात्रा गतिविधियों का आयोजन करना आदि। आगे बात कर लेते हैं कला उत्सव 2021 के बारे में। तो कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। कला के तहत आपका संगीत, रंगमंच, नृत्य, दृश्य कला और शिल्प आते हैं। तो कला की शिक्षा के संदर्भ में यह पहल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 की सिफारिशों द्वारा निर्देशित है। अब जो सुर्खियों में रहे स्थल हैं, जैसे इंडोनेशिया की बात करें तो आप मैप में इंडोनेशिया देख सकते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से पूर्वी कालीमंतन में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। नई राजधानी को नुसंतारा कहा जाएगा। जवाई भाषा में इसका अर्थ द्वीप समूह होता है। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा के आर पार फैले 17,000 से अधिक द्वीप हैं। यह हिंद और प्रशांत महासागर में स्थित, ध्यान रखिएगा, यह हिंद और प्रशांत महासागर में स्थित है। यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह अपनी सीमाएं निम्नलिखित देशों के साथ साझा करता है। स्थलीय सीमा मलेशिया के साथ बोर्नियो द्वीप पर, पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी के द्वीप पर, और तिमोर द्वीप पर तिमोर लेस्ले पूर्वी तिमोर के साथ। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, भारत, पलाऊ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ इसकी समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।